गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 587 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर। ठीक है, वही दिल्ली सल्तनत चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल काल में जमींदार शब्द का क्या अर्थ था? राजस्व संग्रह अधिकारी, या किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व इकट्ठा करता था? ये दोनों के दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोनों एक ही जैसा हो रहा है। ठीक है, राजस्व संग्रह अधिकारी हो जाए या किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए राजस्व इकट्ठा करता हो, तो दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, ए और बी सी। तो मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबुल फजल के अनुसार मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान जो है गांव के मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह ग्राम मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो कोई, मुगल जो थे इनके लिए जमींदार शब्द का ही प्रयोग करते थे। और आज तक चली आ रही है जमींदारी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? असत्य कथन की पहचान करनी है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर होती थी। केवल मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। ठीक है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। करेक्ट है। और मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। ये भी सही है। मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर होती थी। ये गलत है। सुल्तान नियुक्त कर सकता था, ठीक है, किसी को भी अपनी मर्जी से। तो गलत केवल दूसरा है यहाँ पर। तीसरा करेक्ट है, पहला करेक्ट है। तो देखिए, मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी पद मिलता था। इनकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। ठीक है, मनसब प्रदान करना जो है सम्राट का, ठीक है, विशेष अधिकार था। वह किसी को भी मनसब दे सकता था। जिसको मनसब मिल गया वो मनसबदार हो गया। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? किसने करवाया था? शेरशाह सूरी या शाहजहां? शेरशाह सूरी ने। तो दिल्ली के पुराने किले का वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में करवाया था। यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीनपना नगर का आंतरिक किला है। किसानों की सहायता करने के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? किसने? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। शेरशाह सूरी ने। तो किसानों की मदद करने के लिए शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष, ठीक है, उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? इसी को कहा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड। इसका उत्तर हो जाएगा फिर शेरशाह सूरी। तो सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। सड़क ए आजम पूर्वी बंगाल से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में पेशावर तक थी। ठीक है, सड़क ए आजम को ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। और प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। क्या? उत्तरापथ। तो सड़क ए आजम या उत्तरापथ या ग्रांड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? सिकंदर शाह, इस्लाम शाह, शेर शाह? बताइए। एक ऑप्शन ऐसा भी है उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, इस्लाम शाह ने भी किया था, सिकंदर शाह ने भी किया था। तो यही आंसर होगा इसका, उपरोक्त में से एक से अधिक, डी। तो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। इस, ठीक है, इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह की सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। इसलिए उत्तर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। ठीक है, कथन है।
और कथन कह रहा है कि अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। बताइए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न किया। दो करेक्ट हो गए। सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, तीन करेक्ट हो गए। ये गलत है, चौथा वाला, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, ये नहीं है। तो इनमें से एक, दो और तीन सही हो जाएगा, सी। तो मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार थे जो अहदी तथा दाखिली कहलाते थे। ठीक है। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उनके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। देखिए, इनका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। ठीक है। ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे तथा इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र और घोड़े जो है सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। इनके लिए पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, क्या था? लगान निर्धारण करने का तरीका या पद्धति। तो मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण करने की पद्धति थी। ठीक है। जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थीं। कौन कौन सी थी वो? नष्क, नगदी और गल्ला बख्शी। ठीक है। नष्क या मुक्तई और नगदी को जब्ती और गल्ले को, गल्ला बख्शी को बटाई भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था जिसने किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी बाबर ने। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। 10वां प्रश्न है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम या टका? तांबे की बात हो रही है, दाम कहलाता था। तो टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था, सोने का सिक्का दिनार और दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? ये अकबर था। तो अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्र इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, या उपलिखित में से कोई भी नहीं होगा। चकला सूबा और परगना के बीच की क्षेत्र इकाई था, ठीक है, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार अनेक परगनाओं में विभाजित थी। प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। देखिए, शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर एक नई इकाई चकला का संगठन जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किसको? बुबाई कर को, चुंगी कर को विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि या सैनिक अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन। क्या है मदद ए मास? मदद ए मास है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन नंबर बी। तो मदद ए मास अथवा सयूरगल मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को कहा जाता था। सद्र एक ऐसा अधिकारी था जो दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण करता था, ठीक है, ताकि कोई भ्रष्टाचार ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था।
तंबाकू लेकर आए पुर्तगाली और निषेध लगा दिया जहांगीर ने। तो पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत में लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया। ठीक है, पुर्तगाली लेकर आए, आज तक चल रहा है। 1617 में जहांगीर को तंबाकू के लिए निषेध जारी करना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्या था? लूट का धन? नहीं। टैक्स, कर, भू राजस्व था। भू राजस्व, सी। तो देखिए, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। बाबर के समय में संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया। शेरशाह ने भी अपने समय में एक व्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंधन किया, परंतु यह व्यवस्था इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गई। अकबर आया। अकबर के समय सामान्यतः उपज का 1/3% भाग यानी 0.33% जो है पॉइंट नहीं लगाएंगे, ठीक है, 33%, ठीक है, भूमि के रूप में लिया जाता था। फिर शाहजहाँ आए। शाहजहाँ के काल में भूमि पर जो है भू राजस्व बढ़कर 50% हो गया, और बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक है, उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइन एग्जाम में उठा सकते हैं, उसी तरह उठा के बनाई जाती है कि किसने, निम्नलिखित में से किसने या किस मुगल शासक ने भू राजस्व वसूलने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? उत्तर क्या है? शाहजहाँ। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दिल्ली सल्तनत। धन्यवाद।